मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ग्रेड 12 का। चैप्टर का नेम है सॉल्यूशंस। देखो सॉल्यूशन चैप्टर हमने क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। तो सॉल्यूशन होता क्या है पहले हम ये देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम एक सोल्यूट या सॉल्वेंट को ऐड कर लेते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं। नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे से कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगर वो रिएक्ट करके तो रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्यूशंस नहीं बन पाते। तो ये नॉन रिएक्टिंग होता है। तो क्या होता है बेटा सॉल्यूशन, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर of non-reacting substances। ठीक है बेटा, कोई भी दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, उनका जब हम मिक्सचर बना देते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो अब मैंने बोला था कि इसके कंपोनेंट्स देखो, मैंने बोला ये सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन की, अब उसे कंपोनेंट्स में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है बेटा, सोल्यूट वो होता है जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं का मतलब क्या होगा कि वो थोड़े कम क्वांटिटी में है, उसी क्वांटिटीज क्या होंगी, कम होंगी। और सॉल्वेंट क्या है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं सोल्यूट को। जैसे ही अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये एक एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसमें मैंने कैसे बनाया ये सॉल्यूशन, पहले ये देखो, शुगर को मैंने ऐड किया है वाटर में। ठीक है, शुगर को किस में ऐड किया, वाटर में। तो शुगर क्या हो गया बेटा, शुगर कम क्वांटिटी में लिया मैंने, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लिया। फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्यूशन क्या बनाया है, 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml वाटर। तो शुगर की क्वांटिटी कम ली है मैंने, तो शुगर को मैं किस में डिसॉल्व कर रही हूं, वाटर में। तो शुगर क्या हो गया बेटा, सोल्यूट। सोल्यूट को मैं, सॉल्वेंट क्या हुआ बेटा, क्योंकि वाटर में मैं शुगर को डिसॉल्व कर रही हूं, तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में लेते हैं और जिसको हमने डिसॉल्व करना होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, जिसमें हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। ये देखो बेटा, एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो अब सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या क्या चीज मैंने ऐड की है, सॉल्ट को मैंने वाटर में ऐड किया तो मेरे पास बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट क्या होगा, वैसे ही सोल्यूट, क्योंकि मैं इसको डिसॉल्व कर रही हूं, डिसॉल्व कर रही हूं और किस में कर रही हूं, वाटर में। तो ये क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ एडिशन होगी, उसकी उसमें मिक्स होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसमें और लेके चलूंगा, कोई हम और एग्जांपल लेते हैं जो हम अपने यहाँ पे भी यूज करते हैं। जैसे तुम्हें टाइट्रेशन करवाई थी लास्ट ईयर, टाइट्रेशन में क्या करवाया था, KMnO4 का मैंने सॉल्यूशन बनवाया था आपको, याद है आपको। पीपेट में डालते हैं हम KMnO4, नीचे हम कॉनिकल फ्लास्क में कुछ भी ले लेते हैं, NaOH ले लो या HCl का सॉल्यूशन बना के ले लो। तो KMnO4 का मैंने सॉल्यूशन लिया था, तो KMnO4 कुछ क्वांटिटी में लिया था, आपको याद है, स्पैचुला में थोड़ा सा ऐड किया था हमने। तो KMnO4 क्या था उस टाइम, सोल्यूट प्लस किस में बनाया था, वाटर में। तो वाटर क्या था बेटा, सॉल्वेंट। ठीक है,
ये था सॉल्यूशंस और कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा सॉल्यूशन के अंदर? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन के? टाइप्स से पहले हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेंट कुछ बताती हूं आपको मैं। सॉल्वेंट भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है एक्वस सॉल्वेंट। सेकंड होता है बेटा नॉन एक्वस। चाहे सॉल्वेंट ले लो चाहे से ये सॉल्यूशन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एक्वस का मतलब आप मान के हमेशा होता है वाटर। कि अगर मैंने ये बात कह दिया कि एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा सॉल्वेंट है ना वो वाटर ही है, ये कंफर्म्ड होता है। तो एक्वस का मतलब होता है वाटर। अगर कहीं लिखा आ जाए कि वो जो हमने KMnO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जैसे अगर मैंने ये लिख दिया KMnO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैंने KMnO4 को वाटर में ही मिक्स किया है। एक्वस का ये याद रखना, जैसे एक्वागार्ड होता है, एक्वेटिक होता है, ये सारा वाटर से रिलेटेड होता है। तो कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन आ जाए तो मतलब वाटर। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्वेंट क्या है? वाटर। नॉन एक्वस है तो वाटर सॉल्वेंट नहीं है। तो कौन से और सॉल्वेंट्स होंगे? तो उनके एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट आता है बेंजीन, सेकंड आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी से कार्बन, 4 है तो टेट्रा, Cl क्लोराइड। ठीक है बेटा। और थर्ड देखो इथाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा। एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से सॉल्वेंट्स हो सकते हैं? तो ये हो सकता है बेंजीन, हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, और इथाइल एल्कोहल हो सकता है। ठीक है बेटा। अब देखो हम नेक्स्ट स्विच करना था हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप के ऐसे कौन कौन से? देखो आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर होती है 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को हमने पहले सॉलिड में मिक्स किया, फिर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, फिर सॉलिड को गैस में मिक्स किया। तो ये सॉल्यूशंस के टाइप हैं। फर्स्ट देखो सॉलिड सॉल्यूशन। इसके कैसे हम आगे कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे? इसके 3 तरह से होंगे। सॉलिड, अगर मैंने सॉल्यूट लिया है उसमें ऐड करूंगी सॉलिड ही सॉल्वेंट। सेकेंड लिक्विड लिया है हमने सॉल्यूट, और क्या ऐड किया बेटा हमने? सॉलिड सॉल्वेंट। क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन है तो हम सारे सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं बेटा? सॉलिड। ये गैस हमारे पास अब सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट में सॉलिड। सेकेंड सिमिलरली ऐसा ही सारा बनेंगे टेबल। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में देखो सिंपल वही बनेगा। फिर जैसे लिक्विड को मैंने पहले सॉलिड में ऐड किया, सेकेंड कौन सा बनेगा बेटा? लिक्विड को लिक्विड में ही ऐड किया। थर्ड क्या बनेगा बेटा? लिक्विड को मैंने गैस में ऐड किया। ये सॉल्यूशन हो गया। थर्ड पॉइंट देखो इसका गैस सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या बनेगा? गैस को मैंने फर्स्ट सॉलिड में ऐड किया, गैस को फिर मैंने लिक्विड में ऐड किया, फिर गैस को किस में ऐड किया बेटा? गैस में ही। तो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं ये सारे सॉल्यूट हैं, और जो मैंने सारे राइट साइड लिखे हैं वो लिखे हैं मैंने सॉल्वेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? सॉलिड को मैंने सॉलिड में ही ऐड किया, सॉल्यूट सॉलिड लिया था, और फिर सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया। सॉल्यूट लिक्विड लिया तो सॉल्वेंट क्या लिया? सॉलिड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या क्या एग्जांपल होगा। पहले ये देखो बेटा, ये कौन सा सॉल्यूशन बना?
सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल है एलोइस, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। उसके बाद लिक्विड को अगर हम सॉलिड में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, Hg, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंक। गैस को सॉलिड में ऐड कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस को किस में पास कर रहे हैं हम, निकल में, प्लेटिनम में या प्लेटिनम में। ठीक है, ये देखो अब ये सारे क्या है हमारे पास, सॉलिड, और H2 क्या है, गैस। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया इन दोनों का, और इसका एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है बेटा, अब ये देखो लिक्विड हमारे पास, हाँ लिक्विड हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्यूट होना चाहिए, और सॉलिड हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेटा अब हम करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। अब देखो लिक्विड हम सॉल्यूशन में, लिक्विड्स क्या आएंगे हमारे सारे, सॉल्वेंट, और ये हमने सारा क्या लिया बेटा, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉलिड में हमने सॉलिड को किस में ऐड किया, लिक्विड में ऐड किया। तो इसका कोई एग्जांपल जो सॉलिड में हमने लिक्विड ऐड किया हो, सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया हो, जैसे हमारे घर में शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं हम, शुगर सॉलिड है, किस में ऐड कर रहे हैं हम, लिक्विड में, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब लिक्विड को ही लिक्विड में हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा कोई लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। जैसे कभी कभी हम वाटर को मिल्क में ऐड करते हैं, या मिल्क को वाटर में ऐड करते हैं, या फिर ऑरेंज जूस बनाते हैं, उसमें शुगर सिरप डालते हैं, तो शुगर सिरप भी क्या हो गया हमारे पास, सॉलिड लिक्विड हो गया, और जो जूस होगा ऑरेंज जूस वो भी लिक्विड होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखो गैस को हमने लिक्विड में डाला है, ऐसी कोई चीज जिसमें गैस को हम लिक्विड में डालते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, किसको में डालते हैं, वाटर में। तो ये एग्जाम्पल्स है लिक्विड सॉल्यूशंस के, जिसमें लिक्विड हमारा सारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब गैस सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा गैस सॉल्यूशन, अब गैस सॉल्यूशन में सॉलिड क्या लिया हमने, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या, गैस, फर्स्ट ही। इसका कोई एग्जांपल, जैसे आयोडीन वेपर्स को हमने एयर में मिक्स किया, एयर में ऑलमोस्ट होते ही हैं। सेकंड क्या हो गया बेटा, देखो इसका सेकंड सॉल्यूशन, अब तो आपको समझ आ गया होगा, लिक्विड को गैस में ऐड करना। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर जिसे बोलते हैं, वाटर वेपर्स इन एयर। थर्ड देखो बेटा कौन सा सॉल्यूशन होगा इसका, गैस इन गैस। तो इसका एग्जांपल एयर। जैसे एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी ऑलरेडी गैस में प्रेजेंट होती हैं, एयर में प्रेजेंट होती है, तो वो गैस से मिल जाती है। तो ये हमने क्या किया, सॉल्यूशंस की डेफिनेशन की है बेटा। आज हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन की है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स किए और सॉल्यूशन के टाइप्स किए। तो बेटा हमने अभी तक सॉल्यूशंस की हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं और उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हमने पढ़ना है कि हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे कैसे मेजर करना है, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या टॉपिक है, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमने पहले परसेंटेज का देखते हैं, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने किसी भी एक सॉल्यूशन का मास निकालना है, उसमें पहले हम सॉल्यूट का मास लेंगे और उसके से किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मास से। ऐसे ही होता है ना, कितने हमने मार्क्स लिए हैं, एक पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ कितने कितने का होल था, टोटल था, और उसकी परसेंटेज निकालने तो इनटू 100 कर देते हैं। वैसे अगर हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है उसके मास की, तो क्या होगा, इट इज एन रेशियो बिटवीन
इट इज एन रेशियो बिटवीन द मास ऑफ द कंपोनेंट्स टू द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो कैसे होगा, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट लिख लो या सॉल्यूट लिख लो, कुछ भी लिख लो बेटा, गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज निकालने तो 100 हो जाएगा। अगर इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस बी। सॉल्यूशन तो ए और बी को मिला के बनता है ना, ए मतलब कोई भी सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्वेंट, इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मास परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास हो गया मास परसेंटेज, सेकंड क्या होगा बेटा, वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज। सिमिलरली अगर हमें उस किसी चीज का हमें मास पता है तो हम उसका वेट निकाल देंगे, तो ये क्या होगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द टोटल सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, वैसे सेम है ये भी, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, ए प्लस बी। अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालने तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है बेटा, सेम इसी तरह हमने अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, सेम वैसे ही करना है हमने सारा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर परसेंटेज निकालने तो 100। तो आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, अगर मैंने मास परसेंटेज निकालनी है तो इसका ये सॉल्यूशन बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर वेट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जितना वेट है वो। उसके बाद वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका एक न्यूमेरिकल करके हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। तो हमें इसका क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब वाटर होगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है, NaCl। ठीक है, परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब देखो 10 ग्राम में NaCl प्रेजेंट है। अब इस पे क्या होता है, A प्लस बी होता है ना। तो अब देखो सॉल्यूशन पूरा 100 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, 100 सॉल्यूशन है, सॉल्यूट 10 दे रखा है, सॉल्वेंट हमें पता नहीं कितना है, लेकिन सॉल्यूशन 100 बना हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। चाहे आप 90 यहां पे पुट कर लो, चाहे से पूरा ही 100 कर दो सीधा ही। तो मास परसेंटेज क्या होगा बेटा, 10 ग्राम हमें लिखा हुआ है सॉल्यूट ये ना, और सॉल्वेंट क्या, ये सॉल्यूशन 10 सॉल्यूट प्लस 90 सॉल्वेंट, तो वही 10/100 हो गया। ठीक है बेटा, इनटू 100, तो 10% हो जाएगा ये सॉल्यूशन। उसकी मास परसेंटेज क्या होगी, 10%। ठीक है बेटा, ये एक उसका न्यूमेरिकल है। सेकंड देखो क्या आता है, ये हमने परसेंटेज निकाली है, जैसे मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। इसके पास कुछ और फॉर्मूला आते हैं जो तुम्हारे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, पहले हमने सिर्फ परसेंटेज निकाली है, अब हम उसकी मास परसेंटेज निकालेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ गिवन कंपाउंड टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मास ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पे 100 नहीं लगा रहे क्योंकि हमने परसेंटेज नहीं निकालनी। तो मास फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा,
और गिवन मास अगर हमारे पास कितना है, डब्ल्यू ए लेके चल रहे हैं हम गिवन मास का, तो पूरा सॉल्यूशन में क्या होगा, ए और बी होगा, तो ये हो गया। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, हेयर एक्स ए, अगर मैंने ए का मास परसेंटेज निकालना तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगी, अगर बी का निकालना है तो बी लिखूंगी। तो ये क्या है यहाँ पे, मास फ्रैक्शन ऑफ ए और डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, या फिर ए, डब्ल्यू ए प्लस बी क्या है, टोटल मास, डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब बी। तो ये मास फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसमें ये याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई 100 नहीं करना, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई परसेंटेज नहीं निकाली, तो इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसका ये फॉर्मूला याद रखना, इसको हम एक्स ए से लिखते हैं। अगर ए का निकालना है तो डब्ल्यू वेट ऑफ ए को हम ऊपर लेंगे और सॉल्यूशन का पूरे वेट को हम नीचे लेंगे बेटा, डिवाइडेड लेंगे। और अगर यही मैंने मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मास वेट लेंगे बी का पहले ऊपर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, पूरे का ही वेट। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या आते हैं, मास फ्रैक्शन, और इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जैसे हमने मास का फ्रैक्शन किया है वैसे हम मोल्स का फ्रैक्शन करेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्वेंट, जितना भी सॉल्वेंट है उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो कैसे, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का, चाहे आपको सोल्यूट दे रखा है या सॉल्वेंट दे रखा है, उसको डिवाइड किससे करना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल से, टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अब कैसे लिखेंगे हम, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ए से, सेम वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये याद रखना। ठीक है बेटा, अगर इसमें मैंने एक्स बनाना है, इसमें देखो ये क्या है, एक्स ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन, आपको लिखा आएगा, अगर आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इसमें अगर आपको ये बता कर रखा है कि मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज दिस, फाइंड आउट देयर मोल्स, आपको ऐसे फाइंड क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन है, एन ए क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ए, और एन बी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब बी। ठीक है बेटा, अगर यही मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला तो क्या आएगा, एन बी ऊपर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे बी के, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दोनों आपने एक फॉर्मूलाज और याद रखने परसेंटेज के बाद। तो इनका एक अपन तो बेटा हमने न्यूमेरिकल करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो देखो क्या स्टेटमेंट है, व्हेन 23 ग्राम ऑफ C2H5OH is dissolved in 90 gram of water, find mole fraction of C2H5OH and water। दोनों के हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं और इसकी निकालते हैं, सॉरी ए, इसको ए लेके चलते हैं और इसको बी। तो क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन हमने किसका निकालना है, C2H5OH का। फॉर्मूला क्या था इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन में मोल्स प्रेजेंट है उसको। अब ये देखो आपके पास मोल्स तो लिखे यहाँ पे है ही नहीं, एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम्हारे पास ये गिवन नहीं है ना बेटा गिवन, तो अब इसको कैसे करेंगे अब हम, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं कैसे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये याद रखना बेटा, आप इजी हो जाता है। लेकिन अब देखो इस न्यूमेरिकल में आपको मॉलिक्यूलर मास 46 इसका दे रखा है, अगर किसी का ना दे रखा हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसी का मैं आपको 46 फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। जैसे C2H5
OH। तो आप इस सब का मास निकालना देखो, C के कितना होता है 12, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो क्या होगा 24। H का कितना होता है 1, टोटल कितने हैं 5, तो ये 5। O का कितना होता है 16 और कितने मॉलिक्यूल सिर्फ एक। H क्या है फिर से एक ही है तो 1। अब इसको देखो डिवाइड करो, प्लस करो सबको, 10 और 16, 1 3 और 46, तो 46 इसका गिवन है ना बेटा, तो हम ऐसे इसका निकालते हैं मास। जैसे वाटर का अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, H का मॉलिक्यूलर मास 1, कितने हैं यहाँ पे 2, H के H प्रेजेंट है ना बेटा 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन 16 होता है 1, तो टोटल क्या आ गया 18। ये देखो इसका मॉलिक्यूलर मास 18 प्रेजेंट भी है। तो अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर C2H5OH के निकाले नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास, कितना गिवन मास है 23। इसमें देखो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH का मैं निकाल रही हूँ, कैसे निकलेंगे, गिवन मास है 23, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले हमने 46, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा। अब इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कितना गिवन मास है 90 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है बेटा, तो हम इसको यहीं पे इतना छोड़ देते हैं, फिर आगे जब सॉल्व करेंगे साथ साथ फिर हमारे आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ही हमारे पास आगे, अब ये वाली वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2 बाय, इसको और सॉल्व कर लो बेटा, 45/9 5। ठीक है बेटा, तो इसका क्या आ जाएगा 5/1। इसका आपने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको सॉल्व कर दो पूरा, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो भी वैल्यू आई तो इसमें यहाँ पे लिख देना। सिमिलरली हम इसकी H2 की निकाल लेंगे, H2 में हम क्या करेंगे, इसको ऊपर पुट करेंगे। ठीक है बेटा, नीचे सेम रहेगा। और एक बात और भी आप याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, हमेशा ये याद रखना। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन आपको A का दे रखा है, B का नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से निकाल लेना। अगर जैसे B का निकालना है तो इसको यहाँ पे रख के -1 में से कर देना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह आपको ये वाला न्यूमेरिकल करना है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया। और नंबर ऑफ मोल्स आपको बता दिया कैसे निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट करना है। अगर आपको A का निकल गया, B का निकालना है, तो सिंपल 1 में से माइनस कर दो उसको। ठीक है बेटा, ये उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। तो बेटा हमने अभी कंसंट्रेशंस में पढ़ा था, पहले परसेंटेज निकाली थी, उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन किया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोलैरिटी। ठीक है बेटा, मोलैरिटी ये बहुत ज्यादा तुम्हारे यूज होता है और बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछे की टर्म है, 2 मार्क्स में आ जाते हैं डिफाइन दिस टर्म्स में। मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कि नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और वो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, और इसको मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, M से। तो कैसे होएगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और ये किस में होना चाहिए, लीटर्स में। अब आपको मैंने नंबर ऑफ मोल्स सिखाए थे कैसे नहीं फाइंड आउट करते, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने परसेंटेज नहीं निकालनी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, अब ये देखो, अगर एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल ले लूं, इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 2 liters of water, वाटर ले लो, सॉल्यूशन ले लो, जो भी ले लो। ठीक है बेटा,
तो हम कैसे निकालेंगे? अब मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो m, तो न क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल्स, वो हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स, इसको निकालने के लिए बेटा हम कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर, पहले गिवन मास कितना है? 40, बताया था ना आपको गिवन मास वाला। ये देखो बेटा यहाँ पे तो 40 ग्राम गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास निकालना देखो NaOH, ठीक है। Na का कितना होता है? 23, O का 16, H का 1, तो कितना हो गया ये? 40, तो मॉलिक्यूलर मास 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। तो बेटा इसमें देखो, अब मोलैरिटी की जगह हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, और वॉल्यूम कितना होएगा बेटा? 2 लीटर्स हमें गिवन है, ये देखो लिखा हुआ 2 लीटर्स ऑफ वाटर, तो कितनी मोलैरिटी आएगी? 0.5। ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है, तुम्हारे को ऐसे बोला जाता है प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaOH या कुछ भी, तो आपको इजीली ये मोलर से बन जाएगा, ऐसे निकाल लोगे आप। उसके बाद मोलैरिटी के बाद आता है मोलैलिटी, ठीक है बेटा। बस इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम लिया नीचे, मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं बेटा? वेट लेते हैं नीचे। सिमिलर ही होता है वैसे तो, ये MC डिनोट करते हैं उसे भी। ये देखो बेटा, सेकंड आता है मोलैलिटी, इसको भी M से ही डिनोट करते हैं। इसमें भी सेम आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वेट किस में लेना है? हमने किलोग्राम में, ठीक है बेटा। अब वही तरीका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एकदम इजी है ये, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड टर्म और आती है, क्या आता है? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या इन सबसे थोड़ा सा अलग है। नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना है हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। दोबारा सुनो, इट इज डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। क्या है हमें चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, डिवाइड किससे करना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर्स में। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अब हम इसे देखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम निकालते हैं, वैसे ही सेम करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमें नहीं पता, है ना, नहीं पता। तो अब इसको कैसे निकालना है ये देखो बेटा। इक्विवेलेंट मास को निकालते हैं हम अलग अलग, जैसे अगर हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है तो हम लिखते हैं इसको मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है बेटा? इसका मतलब है कितने वो H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस दे रहा है वो हम चेक करते हैं इसमें। सेकंड, अगर हमने बेस का निकालना है इक्विवेलेंट मास, सब कुछ सेम है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो कैसे होएगा? वैसे ही मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, इसमें आएगा एसिडिटी। तो इसका मतलब क्या है कि कितने ये OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, ठीक है बेटा। वैसे अब देखो आगे तुम, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो कैसा आएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कितने पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं उसके पास, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे कि अब तो मैं बताती हूं, मैं अगर मैंने निकालना है H2SO4 का निकालना है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको निकालना सिखा रखा है,
98 आएगा। अब इसमें कितने पॉजिटिव आयंस दे रहा है, ये H पॉजिटिव आयंस कितने दे रहा है, 2 दे रहा है ना बेटा, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49। तो हमने इसमें किस में पुट करेंगे, ये यहाँ पे पुट करेंगे। अगर गिवन है हमारे पास कुछ और गिवन है, गिवन मास तो आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन होगा, उसको ऊपर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा, उसको फिर इधर वैल्यू में पुट करेंगे और जितना वॉल्यूम दे रखा है फिर उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगर यही बेस दूसरा लेते हैं, हमने बेस का एग्जांपल लिया NaOH, ठीक है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखिए, नीचे कितने O नेगेटिव आयंस है 1, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर मास इसका भी निकालना सिखा रखा है मैंने आपको, 23, 16, 1, 40 सिखाया था ना बेटा। ये भी NaCl में पॉजिटिव आयन देखने हैं क्योंकि साल्ट है तो भी इसके नीचे डिवाइडेड बाय 1। तो ऐसे इसका क्या निकालना है, हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है और फिर इससे क्या निकल जाएगा, हमारी मोलैरिटी निकल जाएगी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज की है। तो सारे टर्म्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 2 मार्क्स में आ जाती हैं, डिफाइन दीज टर्म्स में करके आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ी थी मास परसेंटेज, सेकंड हमने पढ़ा था बेटा वेट परसेंटेज, थर्ड पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो मास में हमने सिंपल पहले ऊपर मास लिया था सोल्यूट का, नीचे क्या किया था, इसमें मास ऑफ सोल्यूट लिया था बाय मास ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करना है इनके, इसमें वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ होल सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया था मास फ्रिक्शन। मास फ्रिक्शन को हमने कैसे दिखाया था, हमने जिसका भी मास निकालना है उसको ऊपर रख के नीचे टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मास फ्रिक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सेम था ऐसे। अब Na को निकालने के लिए हमने क्या तरीका पढ़ा था बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट नहीं था मॉलिक्यूलर मास था, ठीक है बेटा। मोल फ्रैक्शन हो गया, मास फ्रैक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था मोलैरिटी, मोलैरिटी भी सेम था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। थर्ड आता है, इसके बाद नेक्स्ट है मोलैरिटी, सेम वैसे ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ solvent by kg in kg। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमने कैसे निकाली थी बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट करके ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे क्या थे, कंसंट्रेशन निकालने के तरीके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी तुम्हारे सिलेबस में 2 है बेटा, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, हमने क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने कि देखो एक सॉलिड को हमने लिक्विड में मिक्स किया, कुछ तो ऐसे सॉलिड्स होते हैं बहुत जल्दी इजीली क्या होता है डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि हमें टेम्परेचर देते हैं तो वो कुछ हीट लेते हैं जब तो डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं डिसॉल्व होते। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंड डाल दें वाटर में तो वो डिसॉल्व नहीं होते, तो वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने चेक करना है कि कौन कौन सी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कौन कैसे कैसे सॉल्युबिलिटी होती है। तो solubility of the solid is defined as maximum amount of solid dissolved in 100 gram of solvent, कि मैक्सिमम अमाउंट कितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉलिड हम ऐड कर सकते हैं कितने सॉल्वेंट के अंदर, ठीक
ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। देखो अब एक बात होती है और इट इज solubility of solid is defined as maximum amount of solid, maximum amount of solid, maximum amount of solid is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन हो गया। एक टर्म और आती है जो आपको मैंने बताया था, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, अगर मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, ये सारे के सारे इसी के ही एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या टी लीव्स को वाटर में डिसॉल्व किया, ये ऐसे तो डिसॉल्व होते ही नहीं है। ये कब डिसॉल्व होते हैं बेटा, जब हम उसको हीट देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारे के सारे सॉलिड्स है। KMnO4 जल्दी बहुत इजीली उसमें ऐड हो जाता है, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, एक टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, एक टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब एक सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया, एक शुगर का सॉल्यूशन बनाने लगी, एक वाटर में मैं बहुत सारा शुगर ऐड करती गई, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो शुगर ऐड होनी बंद हो जाएगी। फिर उसको मैं क्या करूंगी बेटा, हीट दूंगी, कुछ टाइम में वो हीट भी आ जाएगी, हीट में मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, फिर थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे के सारे शुगर पार्टिकल्स नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे और वाटर ऊपर रह जाएगा। ठीक है बेटा, वो पॉइंट जब सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, वो सारा पॉइंट जब डिसॉल्व होना सोल्यूट बंद हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तब तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठती, तब तुम्हारा क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और तुम क्या होता है, तुम्हारे अंदर जो भी सारी बातें होती हैं वो जानी बंद हो जाती है। मतलब एक एग्जाम्पल है, तो देखो कैसे कि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब जिसमें और सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाता है। ठीक है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इसको क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो इसके फैक्टर्स में दो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर सोल्यूट बहुत ज्यादा, जैसे आयनिक कंपाउंड अगर सोल्यूट, ठीक है, तो वो आयनिक सॉल्वेंट के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर उसके बाद कोवलेंट हमारे पास सोल्यूट है, तो वो कोवलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि अगर NaCl है, ठीक है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, वो बहुत इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं ये देखो NaCl क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, अगर यही मैं शुगर का सॉल्यूशन लूं तो ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, पर इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, ये जल्दी डिसॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक है और ये, ठीक है, और ये क्या है, कोवलेंट है। तो ये हम देखेंगे आयनिक होता है, जो आयनिक के साथ, वाटर के साथ इजीली पेयर अप करता है, डिसॉल्व जल्दी होता है। और उसी तरह अगर हम कोवलेंट ले रहे हैं, वो आयनिक के साथ थोड़ी देर बाद मतलब होएगा, फिर जो डिसॉल्व होता है थोड़ी देर बाद होता है। ठीक है, और अगर हम यही लें कि कोवलेंट अगर बॉन्ड, हमने कोवलेंट ही हमने क्या लिए, सोल्यूट, फॉर एग्जांपल एंथ्रासीन या फिर नेप्थिलीन, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। कोवलेंट किस में डिसॉल्व होते हैं, कोवलेंट में ही। तो फिर हमने क्या हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे इनको डिसॉल्व करने के लिए, कोवलेंट सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन, ठीक है बेटा, और CCl4, ईथर, ये सारे के सारे हम इसको कोवलेंट सोल्यूट को सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखो क्या है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक जो भी होते हैं ना बेटा, उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। आयनिक के साथ पेयर अप बहुत जल्दी करते हैं,
सॉल्ट बहुत जल्दी वाटर में डिसॉल्व होता है, सोल्यूबल होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आयनिक के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। क्या होता है कि पॉजिटिव के आसपास सारे के सारे नेगेटिव इजीली अट्रैक्ट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने वो पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि आयनिक आयनिक को डिसॉल्व करेगा, मतलब कि जो सिमिलर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर हम देखें हमारे घर में भी, अगर हम जिनकी हमारे साथ मैच होती हैं, माइंड सेट हमारा सेम होता है, तो हमारी कैसे कि उनके अंदर जैसे हमारी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। देखो इसके एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एस, ठीक है बेटा, इस बार डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अगर कोई भी और, जैसे अगर मैं देखूं सॉल्यूशन में, ये मेरे पास वाटर के प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, और यहां से मैंने एक नया NaCl इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बनेगा, इनका पेयर अप कैसे होएगा बेटा? जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो इसके पास ये देखो, अब ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे सारे नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे सर्कल बन जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने फैक्टर्स नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ा है। अब देखें, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखें, अगर फैक्टर्स की बात करें, तो नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर का। तुमने कभी देखा होगा किसी भी चीज को अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रही तो हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं, हीट देते ही वो क्या करते हैं, बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट अदर देन वाटर कौन कौन से अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं वो देख लो। अदर देन वाटर कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं? लिक्विड, अदर देन वाटर के अलावा जो जो गुड सॉल्वेंट्स है वो कौन से? लिक्विड अमोनिया, सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कुछ अच्छे सॉल्वेंट्स है बेटा जिसमें जो हमारा सोल्यूट होता है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंड, थर्ड आता है लिक्विड, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सोडियम सल्फाइड, फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना आप, ये अच्छे सॉल्वेंट्स में से कुछ सॉल्वेंट्स का एग्जांपल है। अब फैक्टर्स में देखो बेटा, फर्स्ट फैक्टर नेचर हमने पढ़ा है, सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं जो कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं ना तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या आता है, अगर मैंने टेम्परेचर को राइज किया, इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो वो क्या है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, अगर साल्ट में डाल रही हूँ वाटर के अंदर, तो अगर मैं उसकी टेम्परेचर दूंगी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस होगी। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, याद रखना बेटा ये एग्जांपल्स, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, और एक है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। कैसे कैसे हमने उसके दो फैक्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट था नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सेकंड था टेम्परेचर। अब ये आज हम इतना टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके अंदर तुम्हारा एक टॉपिक और आएगा हेनरी का, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, आज हमने जो जो पढ़ा है आप वो करके देखना, न्यूमेरिकल्स करके देखना, वो अच्छा होगा। ठीक है बेटा।